नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीथमपुर, मुरादाबाद और उमरिया की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे पीथमपुर की, जहां यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की तैयारी की जा रही है। भोपाल में हुई गैस त्रासदी को 40 साल हो चुके हैं। इतने सालों बाद अब भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दबे कचरे को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखा 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा 12 कंटेनर में एक साथ पीथमपुर ले जाया जाएगा। इसके लिए 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। कचरे को जंबू बैग में भरने के काम पूरा हो चुका है। देर रात इन बैग्स को कंटेनर में लोड करने का भी काम शुरू कर दिया गया है। ये कंटेनर भोपाल से पीथमपुर जल्द भेजे जाएंगे। अफसरों का कहना है कि जहरीले कचरे को कंटेनर में भरने के दौरान छोटी सी चूक बड़ी तबाही ला सकती है, इसीलिए वह सभी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं जो जरूरी है। इधर कचरे को पीथमपुर में जलाने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। यहाँ के कई लोग दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल एल्यूमिनी एसोसिएशन ने पीथमपुर के यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा जलाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं रामकी एनवायरो में 90 किलोग्राम प्रति घंटे की स्पीड से कचरे को जलाने में 153 दिन यानी कि 5 महीने 1 दिन का समय लगेगा। हालांकि ये जो कचरा है जिसको जलाने को लेकर लगातार पीथमपुर में विरोध भी देखा गया। पिछले दिनों भी जहां हमने चर्चा की थी कि पीथमपुर में लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है इस कचरे को लेकर। इस कचरे को जलाने को लेकर वहां के लोगों की शिकायत है कि वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि मिट्टी प्रदूषित हो रही है, हवा पानी प्रदूषित हो गया है, कई तरह की बीमारियों का सामना ग्रामीणों को वहां पर करना पड़ रहा है। लेकिन इसको लेकर अभी तक भी जो कचरा है उसे जलाने की तैयारी पीथमपुर में ही की जा रही है। कोर्ट से यह आदेश था कि जो कचरा है उसे पीथमपुर में ही जलाया जाएगा और अब इसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि आपको बताया कि समय जो है वो 5 महीने 1 दिन का लगने वाला है और इसकी तैयारी जो इसकी प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू हो जाएगी। चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता शबाना इस वक्त जुड़ गई हैं। शबाना, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए 40 साल इस गैस त्रासदी को बीत चुके हैं, अब इसके कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि पहले ही कोर्ट से आदेश हो चुके थे कि पीथमपुर में इस कचरे को जलाया जाएगा, लेकिन पीथमपुर में इसका पुरजोर तरीके से विरोध देखने को मिला है। वहां पर ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई है और उन्होंने वहां पर प्रदर्शन भी किया था कि अगर उस कचरे को वहां पर जलाया जाएगा तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। कई तरह की बीमारियां वहां पर हो रही हैं, मिट्टी प्रदूषित हो रही है, ये तरह की तमाम शिकायतें थी। लेकिन इन शिकायतों के बीच अब इस कचरे को वहीं पर जलाने की तैयारी की जा रही है। देखिए 40 साल बीत जाने के बाद भी दर्द अभी भी कम नहीं हुआ। आप देखेंगे अब जो जहरीला कचरा है उसको शिफ्ट करने की तैयारी है। उसके लिए 250 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया गया है, लगभग 12 कंटेनर लगाए हैं और प्रदूषण बोर्ड की जितनी भी टीमें हैं उन सभी को राजधानी भोपाल के उसी स्थान पर तैनात किया गया है जहां से कचरा राजधानी भोपाल पीथमपुर के लिए रवाना होगा। जिला प्रशासन की अगर बात करूं तो एक तरफ कलेक्टर ने अभी थोड़ी देर पहले हमसे बातचीत करते हुए कहा कि तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, किसी को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा व्यवस्थाओं की बात करें, पुलिस की टीम तैनात की गई है, सारी व्यवस्थाएं कर ली है, लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। तो 250 किलोमीटर का जो है कॉरिडोर बनाया गया है। ऐसे में जो है 40 साल बाद भी उस दर्द को जो है महसूस किया जा सकता है। हालांकि इसका विरोध जो है पीथमपुर में भी के लोगों में देखने को मिला है। कोर्ट के फैसले के बाद भी लोगों ने विरोध किया है। वैसे में वो दिल्ली में भी प्रदर्शन करेंगे। तो क्या कैसे इसको पूरा शिफ्ट करना है, कैसे जो है कचरा जहरीला कचरे से लोगों को बचाना, कैसे इसको आसानी से
ठीक है शबाना, जिस तरह से जानकारी आपने दी है, लगातार इस कचरे को लेकर पीथमपुर में विरोध देखा जा रहा है। हालांकि 40 साल बाद अब इस कचरे को जलाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। बैग्स में इस कचरे को भरकर कंटेनर में रखने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और पीथमपुर में ही इस कचरे को जलाया जाएगा। जिस तरह से लगातार इसको लेकर पीथमपुर में जलाने को लेकर दिल्ली तक वहां पर पहुंच चुके हैं लोग और वहां पर भी हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है कि इस कचरे को वहां ना जलाया जाए। हालांकि पीथमपुर में ही कचरा जलाने के कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे। 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। कचरे को जंबो बैग में भरने का काम पूरा हो चुका है। देर रात इन बैग्स को कंटेनर में लोड करना भी शुरू कर दिया गया है। ये कंटेनर भोपाल से पीथमपुर जल्द ही भेजे जाएंगे और इसके बाद इस कचरे को पीथमपुर में जलाया जाएगा। अफसरों का ये कहना है कि जहरीले कचरे को कंटेनर में भरने का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही अब इस कचरे को लोड किया जा चुका है। लोड करके भोपाल से पीथमपुर भेजा जाएगा और वहां पर इसको जलाया जाएगा। देखना होगा कि क्या तस्वीरें उसके बाद सामने आती हैं। हालांकि याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है कि इस कचरे को पीथमपुर में ना जलाया जाए, क्योंकि इस कचरे को वहां पर पहुंचने से ही पीथमपुर में जब विरोध इसको देखने को मिला इसको लेकर, तो उनका ये कहना था कि वहां की मिट्टी प्रदूषित हुई, हवा में इस कचरे को लेकर प्रदूषण है और अगर इस कचरे को वहां पर जलाया जाएगा तो लोगों को और भी ज़्यादा गंभीर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। इसी को लेकर विरोध लगातार पीथमपुर वासियों की ओर से किया जा रहा था। हालांकि इस पूरे कचरे को बैग्स में भरकर लोड करने का काम भी शुरू हो चुका है और जल्द ही अब इस कचरे को पीथमपुर ले जाकर वहां पर इसको जलाया जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां 44 साल से बंद पड़े मंदिर के गर्भगृह की खुदाई की गई, जिसमें प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में 44 साल बंद पड़े गौरी शंकर मंदिर को खुलवाया गया। प्रशासन ने खुदाई कराई तो शिवलिंग, नंदी और हनुमान जी की प्रतिमाएं मिली हैं। प्रतिमाएं खंडित हैं। बातचीत में सामने आया कि 1980 के दंगे में इस मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई थी, तभी प्रतिमाओं को भीड़ ने खंडित कर दिया था और उसके बाद से मंदिर बंद कर दिया गया। पुजारी के पोते ने 7 दिन पहले मुरादाबाद डीएम अनुज सिंह के कार्यालय में एप्लीकेशन दी थी कि मंदिर को दोबारा खोला जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन की टीम 3 दिन पहले नागफनी एरिया में डब्बू के नाला मोहल्ले में पहुंची और यहां पर मंदिर है स्पॉट पर देखा कि मंदिर के गर्भगृह को दंगे के बाद दीवार बनाकर बंद किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच इन दीवारों को तोड़ा गया। इसके बाद मंदिर का स्वरूप देखने लगा। वर्तमान में मंदिर के आसपास का क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है। बता दें कि संबल प्रकरण के बाद बीते दिनों जिला प्रशासन तक गौरी शंकर मंदिर का मामला पहुंचा, जिसके बाद खुदाई हुई तो हकीकत सामने आई। बड़ा सवाल ये कि क्या प्रशासन अब मंदिर को संवारेगा? आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एसडीएम का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जैसा आप लोग देख रहे हैं अभी जो गौरी शंकर मंदिर है जहाँ पर हम लोग हैं, और यहाँ का कैंप, ये मंदिर पिछले 1980 के बाद से बंद था। अभी हमने शनिवार को भी यहाँ विजिट किया था और इसकी स्थिति देखी थी। आज नगर निगम की टीम और पुलिस बल के साथ में हम लोग यहाँ आए हैं और मंदिर का जो दीवारें बनी हुई थी, जो दरवाजे थे उन पे ईंटों से चिने हुए थे, वो खुलवाए हैं और उसका जो गर्भगृह है वो पूरा खाली करवाया है। उसमें मंदिर की पुरानी मूर्तियां, शिवलिंग और जो मूर्तियां खंडित हो गई थी वो भी निकली है। अभी हमने पूरा खाली करवा लिया है। हमारा प्रयास है कि इसको मूल स्वरूप में, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था, उसमें हम पुनर्स्थापित। तो मंदिर को खुलवाया गया है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जहां पर ये मंदिर है। कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर खुला और आपको बता दें कि संबल प्रकरण के बाद बीते दिनों जिला प्रशासन तक गौरी मंदिर का मामला पहुंचा, जिसके बाद खुदाई हुई और यह हकीकत सामने आई। लेकिन सवाल कई तरह के इसको लेकर उठ रहे हैं कि आखिर अब इसके बाद क्या फैसला सरकार का होगा, शासन प्रशासन की तरफ से क्या इस मंदिर को फिर से पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया जाएगा, संवारा जाएगा, या फिर तो क्या इस मंदिर के साथ किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से संवाददाता मोहम्मद वाजिब जुड़ चुके हैं। वाजिब, सीधा आपके पास आते हुए, क्या कुछ अभी वर्तमान में वहां पर स्थिति है, लोगों का क्या कुछ कहना है, आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, क्योंकि काफी समय से ये मंदिर बंद था और अचानक से अब इसे खुलवाना कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि खुदाई में प्रतिमाएं भी मिली है भगवान की। क्या वर्तमान में वहां से अपडेट है?
मैम नमस्कार ऋषिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इस समय जो है मंदिर की साफ सफाई चल रही है और यहाँ पर पुताई का कार्य चल रहा है और मंदिर इस टाइम में खुल चुका है और पूरी तरह से साफ सफाई चल रही है और जल्द ही इसमें मूर्तियों का नई मूर्ति रखी जाएंगी यहाँ पर। बिल्कुल वाजिब, अगर आप अंदर जा पाए तो अंदर जाकर जरा तस्वीरें दिखाइए मंदिर की कि किस हालत में वो मंदिर था और अभी क्या क्या उसके सौंदर्यीकरण को लेकर किया जा रहा है। और अगर वहां पर कोई मौजूद हो, कोई अधिकारी, उनसे बातचीत हो पा रही हो तो आप उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना इसको लेकर। चल रही है और उसी के साथ साथ यहाँ पर सफाई हुई है। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं और वो यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। जल्द ही इसमें नई मूर्तियां रखी जाएंगी और जो अब यहाँ पर गर्भगृह की ओर चलते हैं, ये जो गर्भगृह है, जो यहाँ पर जो मूर्तियां मिली थी, जो खुदाई होने के बाद में यहाँ पर 3 से 4 फीट यहाँ पर खुदाई की गई थी और उसके बाद यहाँ पर गौरी शंकर भगवान और नंदी महाराज और हनुमान जी की मूर्ति मिली है जो क्षतिग्रस्त अवस्था में है। और यहाँ जो इस समय जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं और मैं यहाँ पर ये मूर्तियां हैं जो रखी हैं, जो क्षतिग्रस्त मिली हैं, जो गर्भगृह में उस टाइम जब मंदिर बंद था तब यहाँ पर तब ये जो था क्षतिग्रस्त हो गई, जो उसका मलबा टूट के गिरने से यहाँ पर ये मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उसके बाद में यहाँ का जो जिम्मा है नगर निगम मुरादाबाद ने साफ सफाई का ले लिया है और पुनः इसका निर्माण कराया जा रहा है। बिल्कुल वाजिब, जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई हैं, देखिए मंदिर का सौंदर्यीकरण का जो काम है वो शुरू हो चुका है और जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं लगातार हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि 44 साल बाद ये मंदिर खुला है और मंदिर खुलने के बाद क्षतिग्रस्त अवस्था में ये मंदिर था और उसके बाद अब इस मंदिर को संवारा जा रहा है। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। 44 साल बाद ये मंदिर खुलना, एक दीवार से ये पूरा मंदिर बंद था, उसके बाद खुल रहा है, साथ ही मूर्तियां जो मिली हैं वो क्षतिग्रस्त हैं। तो अब वहां पर भगवान की मूर्तियों को लेकर आगे क्या कुछ किया जाएगा, नई मूर्तियों का निर्माण कराया जाएगा, कब से मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो सकती है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर जो मूर्तियां नई जो क्षतिग्रस्त मूर्तियां मिली हैं वो यहाँ पर रखी हैं और जो यहाँ पर नई मूर्तियों का निर्माण कराया जाएगा और वो रखी जाएंगी। उसके बाद में यहाँ का जो इसका सुंदरीकरण का जो जिम्मा है वो नगर निगम मुरादाबाद ने ले लिया है और वहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। वाजिब, वहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ कब से शुरू हो सकता है? लोग कब, जो भक्त हैं वो कब तक दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंच सकते हैं? मैम उनसे जो यहाँ पर जो उनके पुजारी जी के पोते थे राम सेवक जी, उनसे बात हुई है। वो ये कह रहे हैं जल्द ही यहाँ पर पूजा का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है वाजिब, जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई हैं, 44 साल बाद ये मंदिर खुला है, गर्भगृह से खंडित मूर्तियां मिली हैं और अब बस मंदिर को संवारने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जल्दी ही काम पूरा होगा और जल्द ही मंदिर में पूजा पाठ जो है वो होने लग जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए वाजिब बहुत शुक्रिया आपका। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर 44 साल बाद इस मंदिर को खुलवाया गया। दंगे के बाद से एक दीवार से इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में यह मंदिर बना हुआ है। जैसे ही इसकी सूचना लगी तो प्रशासन अपनी टीम के साथ पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच उस दीवार को तोड़ा गया और मंदिर खुला। मंदिर के अंदर से गर्भगृह में क्षतिग्रस्त मूर्तियां भी मिली हैं। हालांकि मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम जो है वो शुरू हो चुका है। मुरादाबाद नगर निगम इसका जिम्मा ले चुका है। जल्द ही काम पूरा होगा और मंदिर में पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद के उस मंदिर की जो 44 साल बाद खुला है। खुदाई में कई हैरान कर देने वाली चीजें तस्वीरों में आप देखिए। मूर्तियां मिली हैं, नंदी महाराज की मूर्ति मिली है, हनुमान जी की प्रतिमा मिली है और अब मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। हैरान कर देने वाली तस्वीरें ये आई हैं सामने। खुदाई में तमाम जो हमारे भगवान हैं उनकी मूर्तियां मिली हैं गर्भगृह के अंदर से और बस अब सौंदर्यीकरण का जो काम है वो वहां पर जारी है। जल्द ही पूरा होगा और मंदिर में फिर भक्त भगवान के दर्शनों को पहुंच सकते हैं। और चलिए अब बात करेंगे उमरिया की, जहां धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों ने एनसीसीएफ पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।
उमरिया जिले में धान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने एनसीसीएफ का विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल बीते दिनों बारिश होने से करोड़ों का धान बर्बाद हो गया। धान का परिवहन न करा पाने के कारण खरीदी केंद्र प्रभारी अब एनसीसीएफ पर आरोप लगा रहे हैं। धान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और एनसीसीएफ पर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं मांग पूरी ना होने पर 2 जनवरी से धान खरीदी ना करने की भी चेतावनी दी है। बता दें कि खरीदी केंद्र के प्रभारियों का कहना है कि एनसीसीएफ की लापरवाही से करोड़ों का धान बर्बाद हो गया है। इससे किसान भी परेशान हैं। खरीदी केंद्र प्रभारियों का और क्या कुछ कहना है, सुनिए। 2 दिसंबर से खरीदी का कार्य प्रारंभ हुआ। अनुमानित 6 दिसंबर से खरीदी का कार्य पूरे जिले में प्रचलन में आ गया। इस साल नई एजेंसी एनसीसीएफ कंपनी को ये खरीदी एजेंसी के रूप में कार्य दिया गया। वो जिस दिन से इनको एजेंसी मिली, काम खरीदी को मिला, तभी से इनकी लापरवाही लगातार दिखाई दे रही है और इनके द्वारा 18 तारीख तक तो परिवहनकर्ता से अनुबंध ही नहीं करवा पाए कि परिवहन करना है, जिसके कारण हर खरीदी केंद्रों में अत्यधिक स्टॉक हो गया। तो जो भी क्षति होगी किसी आपदा के कारण, उसके लिए खरीदी एजेंसी जिम्मेदार होती है। ये खरीदी नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है। आज प्राथमिक सहकारी समिति कर्मचारी संघ भोपाल जिला इकाई उमरिया द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एनसीसीएफ के परिवहन एवं उनके सर्वेयर के संबंध में कुछ शिकायतें बताई गई हैं। इनका हम कलेक्टर महोदय के सामने रखेंगे और वो इसका परीक्षण। तो धान खरीदी ना होने से करोड़ों का जो धान है वो बर्बाद हो चुका है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो धान है वो केंद्रों पर था और इसकी खरीदी ठीक समय से नहीं हो जाने पर बारिश के कारण करोड़ों रुपए का धान जो है वो बर्बाद हो चुका है, जिसको लेकर अब जो खरीदी केंद्र प्रभारी हैं वो एनसीसीएफ पर आरोप लगा रहे हैं, विरोध उनका कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कार्रवाई एनसीसीएफ पर की जाए। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं कि वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है वहां पर। उमरिया से संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सीधा आपके पास आते हुए वर्तमान में क्या कुछ चीजें वहां से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, खरीदी केंद्र प्रभारियों का एनसीसीएफ का विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन एनसीसीएफ की तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है? प्रशासन का इसको लेकर क्या कहना है? ज्ञापन सौंप दिया गया है, क्या कार्रवाई इस पर होती हुई देख रहे हैं आप? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो समिति जो है उनके ऊपर एनसीसीएफ ने ये थोपते हुए, ये लगाते हुए उनको उनके द्वारा कहा गया है कि सारी जवाबदारी आपकी है। चूंकि खरीदी केंद्रों का ये कहना है कि जब से ये जब पहले शासन इसे खरीदी करता था तो इतनी दयनीय स्थिति नहीं थी, लेकिन जब से ये प्राइवेट कंपनी एनसीसीएफ ने जब से ये कारभार संभाला उमरिया जिले में, तब से काफी ज्यादा इन्हें परेशानियां हो रही है। परेशानियों के साथ साथ में अभी विगत कुछ दिनों पहले जब ये बरसात हुई है, बरसात में जो किसानों के जो 1000 क्विंटल धान जो पानी में बरसात में जो भीग चुके हैं और पानियों के साथ में वो रास्ते में और रोडों में भी दिख रहे थे बहते हुए, इसको लेकर के पूरा आरोप धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों के ऊपर सौंप दिया गया था। जी बिल्कुल दीपक, देखिए, धान खरीदी केंद्र प्रभारी जो हैं वो साफ तौर पर एनसीसीएफ पर ही आरोप लगा रहे हैं कि जो भी धान बर्बाद हुआ है इसकी वजह एनसीसीएफ है, लेकिन इसको लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब आ रहा है? क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सुनने को मिली है, देखने को मिली है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके द्वारा ना कोई अभी तक कोई प्रतिक्रिया की गई है, ना ही कोई इस प्रकार का कोई जवाब दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निवाला बनाती है। वैसे आज उमरिया जिले में भी देखने को मिल रहा है, जो कि धान खरीदी केंद्रों के जो प्रभारी हैं उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें ही जो बेमौसम जो बरसात हुई है उन्हें ही उनका जिम्मेदार बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, अब जिम्मेदार तो उन्हें बना दिया गया, लेकिन अब ज्ञापन इसको लेकर सौंप दिया गया है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है, कब तक इस पर संज्ञान लिया जाएगा? और अब जरा इसको लेकर भी अपडेट दीजिए ना, कितना धान इस बारिश में बर्बाद हो चुका है और अभी कितना धान बचा हुआ है जिसकी खरीदी होनी बाकी है? क्योंकि केंद्र प्रभारियों ने यहाँ पर चेतावनी दे दी है कि 2 जनवरी से वो ये जो खरीदी की प्रक्रिया है वो बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उनका यही कहना है कि अगर ये हमारी बातों को नहीं माना जाएगा या हमें दोषी ठहराया जाएगा तो 2 जनवरी से हम धान खरीदी केंद्रों में ताला जड़ देंगे। और ये जवाबदारी जो जिले के अधिकारियों की होती है, तो इन्हें गौर किया जाए और देखा जाए, क्षेत्रों में घूम करके भ्रमण करके देखा जाए
कि आखिर ये गलती किसकी है। क्या ये जो कंपनी है उनकी गलती है या प्रशासन की गलती है। लेकिन जो गरीब ग्रामीण जो इस बीच में जो किसान जो पिस रहे हैं, इसकी जवाबदारी है, कैसे लेंगे, कैसे यहाँ पे इसको ध्यान दिया जाएगा। और रही बात धान की, तो धान केंद्रों में कई कुंटल रखा गया, जिसका अनुमान अभी सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से अभी अनुमानित वजन का अभी नहीं मिल पाया है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आपने जानकारी दी, खरीदी केंद्रों पर अभी भी कई क्विंटल जो धान है वो मौजूद है और ऐसे में ज्ञापन जो है वो केंद्र प्रभारियों की ओर से सौंपा गया है और उनकी तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि अगर जल्द ही इस धान की खरीदी शुरू नहीं हुई तो 2 जनवरी से वो खरीदी बंद कर देंगे। एनसीसीएफ पर कार्रवाई की वो बात कर रहे हैं, देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। क्या वाकई एनसीसीएफ इसके लिए जिम्मेदार है और उस पर कार्रवाई होती भी है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल दीपक, आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उमरिया से, जहां पर किसान सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं एनसीसीएफ पर। उनका यह कहना है कि एनसीसीएफ की लापरवाही की वजह से ही जो धान है वो इतना बर्बाद हुआ है। करोड़ों का धान क्योंकि बर्बाद हुआ है बारिश के कारण, ये बताया जा रहा है। और अब धान खरीदी ना करने की चेतावनी भी केंद्र प्रभारियों की ओर से दे दी गई है कि अगर जो ज्ञापन सौंपा है उस पर कोई कार्रवाई जल्द ही नहीं होती तो 2 जनवरी से वो धान की खरीदी करना बंद कर देंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है, क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और कब तक किसानों की इस समस्या का निराकरण हो सकता है। तो देखिए, बात कर लीजिए भोपाल की, जहां से अब कचरा ले जाया जाएगा पीथमपुर, जहां उस कचरे का निस्तारण होना है। हालांकि पीथमपुर में रहवासियों की ओर से लगातार इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। हाईकोर्ट में याचिका भी दर्ज की गई है। देखना है कि उस पर अब क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है या फिर उस कचरे का ले जाकर पीथमपुर में उसको नष्ट कर दिया जाता है। या फिर मुरादाबाद की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, 44 साल बाद मंदिर खुला, उसको सौंदर्यीकरण का काम जारी है और जल्द ही उस मंदिर में पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगी। तो वहीं धान खरीदी को लेकर किसान परेशान हैं, उनकी तरफ से भी ज्ञापन दिया गया है। देखना होगा कि शासन प्रशासन कब तक इस पर संज्ञान लेता है, कब तक किसानों की परेशानी को दूर करता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।